हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो। स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो मतलब विद्यार्थी अभिलेख। ये भी पोर्टफोलियो भी एक तरह से रिकॉर्ड जैसा होता है, लेकिन इसमें बच्चों के अचीवमेंट्स को हम रखते हैं, तो उसको हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है ना? अगर इसको स्टूडेंट पोर्टफोलियो को हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट डेमोस्ट्रेट अचीवमेंट और इम्प्रूवमेंट, यानी छात्र के कार्य का संग्रह जो उसकी उपलब्धि और सुधार को प्रदर्शित करता है ना? तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया? एक तरह से विद्यार्थियों के अचीवमेंट के डाटा का रिकॉर्ड रखना। तो हम डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं विद्यार्थियों के अचीवमेंट का, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम स्टूडेंट पोर्टफोलियो कह सकते हैं। और जो डिफिनीशन थी किसकी थी, स्क्रीन पे आपके शो हो रही है। ये डिफिनीशन स्टिंग्स की थी, 1994 में इन्होंने ये डिफिनीशन दी थी। एक डिफिनीशन और आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है एक पोर्टफोलियो साक्ष्य का एक संग्रह है जो समय के साथ एक व्यक्ति की सीखने की यात्रा को दिखाने और उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित किया जाता है ना? A portfolio is a collection of evidence that is gathered together to show a person's learning journey over time and demonstrate their ability। ठीक है, इस डिफिनीशन से भी यही निकल के आ रहा है कि जो भी हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उन अचीवमेंट्स का हम रिकॉर्ड बना लें, उनका कलेक्शन रिकॉर्ड अगर हम बना लें, तो उस कलेक्शन रिकॉर्ड का जो समराइज्ड और डिफाइंड वे है, उस वे को हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिफाइन करना हो अपने वे में कि एक पोर्टफोलियो क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की जो भी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का एक क्रमिक साक्ष्य जिसका परिभाषित संग्रहण, यानी डिफाइंड अगर हम उसका कलेक्शन अपने पास रखते हैं और वो सारी की सारी जो कलेक्शन है वो अप्रूव्ड हो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम पोर्टफोलियो कह सकते हैं। अब बात आती है बेटा, अगर हमें कोई एक पोर्टफोलियो बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिजाइन। अगर हमें कोई पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो उस डिजाइन करने के लिए हमें कहाँ किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, कैसे हम उसको बनाएंगे, हम यही बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। और इसको करते करते आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारी बातों को अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो गाइडेंस फॉर इफेक्टिव डिजाइन, यानी अगर हमको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना हो तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे? तो सबसे जो पहला इसका जो पार्ट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है एस्टेब्लिश हाउ द पोर्टफोलियो विल बी यूज्ड, है ना? तो हमको ये सबसे पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हम जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसको हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं, किस प्रकार से उसका उपयोग करने वाले हैं। क्योंकि हम जैसा उपयोग करने वाले, हमें जो हमारी जो डिमांड होगी, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने वाला पोर्टफोलियो हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो इसके लिए हम कुछ कॉमन पर्पस या कॉमन ऑब्जेक्टिव हम पॉइंट कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी हम निगरानी के विकास के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट का पोर्टफोलियो तैयार करें तो हमें ये पता चलता रहेगा कि पर्टिकुलर इस स्टूडेंट की प्रोग्रेस कैसी है ना? उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनका पोर्टफोलियो या उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से पता होती रहती रहेगी। दूसरा क्या है? स्किल सर्टिफिकेशन, यानी हमारे बच्चों को क्या आता है, वो कितने स्किल्ड हुए, किन किन डायमेंशन में वो स्किल्ड हुए, उन्हें क्या किन किन कौशलों का विकास
उन बच्चों के अंदर हो गया है। इसका ये प्रमाणीकरण करता है कि अगर पोर्टफोलियो में चीजें दर्ज हैं तो निश्चित रूप से वो डिफाइंड होंगी, अप्रूव्ड होंगी, उसका कोई न कोई सर्टिफिकेशन होगा, कोई न कोई उसका साक्ष्य होगा, कोई न कोई उसका प्रमाण होगा। तो पोर्टफोलियो से डायरेक्टली हम ये प्रमाणित कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इन बच्चों को ये कौशल आता है। एविडेंस टू बेस्ड वर्क, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक तरह से सबूत है, एक प्रमाण है, किन कार्यों का? श्रेष्ठ कार्यों का। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में हम अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं। जैसे ना बायोडाटा हम बनाते हैं, जैसे मान लो किसी महिला के या किसी लड़की के शादी के लिए एक बायोडाटा बनाना हो तो हम क्या करते हैं? उसकी सारी अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं। तो वो भी एक तरह का पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या करता है? पोर्टफोलियो श्रेष्ठ कार्यों का प्रमाणन करता है कि हमारे इस पर्टिकुलर बच्चे में ये क्वालिटी है। उस क्वालिटी को जानने के लिए सीधे हम पोर्टफोलियो उठाएंगे और हमारे पास उन सारी चीजों का प्रमाण पर मिल जाएगा कि हमारा ये बच्चा पर्टिकुलर इस कार्य में एक्सपर्ट है। एक्सटर्नल असेसमेंट, पोर्टफोलियो दूसरा क्या होता है? क्योंकि पोर्टफोलियो डिफाइंड होता है इसलिए इसमें बाहरी मूल्यांकन को बल मिलता है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब इंटरनल इवैल्यूएशन होता है तो क्या होता है? उस बच्चों से हमारे अपने रिलेशन होते हैं, उससे चीजें बायस्ड हो जाती है, ठीक है। कई बार आप कहते हुए भी सुने होंगे प्रैक्टिकल में तो सर ने नंबर दे दिया, थ्योरी में नंबर पा के दिखाओ तो जाने। तो इस बात को बताता है कि जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है वो ज्यादा प्योर और ज्यादा श्योर होता है। तो इसलिए क्या होता है? इसलिए ये बाहरी मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करता है। और पोर्टफोलियो क्या करता है? कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, यानी माता पिता के साथ संचार भी हो जाता है। जब हम पोर्टफोलियो स्टूडेंट का, जब हम उसके घर उसके पेरेंट्स को दिखाते हैं तो बच्चों का जो भी विकास हमारे विद्यालय में हुआ है, हमारे विद्यालय में बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है, उन सारी चीजों की सूचनाएं बच्चों के या विद्यार्थियों के या लर्नर्स के पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। तो कुछ ये उद्देश्यों में हम अब इसमें ये बात आई बेटा कि हम जब किसी पोर्टफोलियो को स्टेब्लिश कर रहे हैं, किसी पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में हम कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। हम जिन जिन उद्देश्यों को लेकर चलेंगे उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो को हम डिजाइन करने का काम करेंगे। यानी पोर्टफोलियो को इफेक्टिव बनाने का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है, एस्टेब्लिश हाउ टू पोर्टफोलियो विल बी यूज्ड, यानी आप पोर्टफोलियो किस लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका क्या इस्तेमाल है। जिसका जैसा इस्तेमाल होगा वैसे ही उसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगी और उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो पोर्टफोलियो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट है बेटा, सेंटर द कंटेंट ऑफ पोर्टफोलियो इज ऑन इंस्ट्रक्शनल गोल्स, यानी जो पोर्टफोलियो हम बनाएं तो जो उसकी सामग्रियां हैं, जो उसमें हम नोट डाउन करने वाले हैं, हम उसमें जो रिकॉर्ड रखने वाले हैं, वो रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड गोल सेंटर्ड होना चाहिए। कैसा गोल सेंटर्ड? इंस्ट्रक्शनल गोल सेंटर्ड होना चाहिए। निर्देशात्मक लक्ष्यों पर पोर्टफोलियो की सामग्री को केंद्रित रखा जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो पोर्टफोलियो के जो कंटेंट बनाए जाएं, जो उसमें पॉइंट्स लिखे जाएं, उन पॉइंट्स लिखते समय उन पॉइंट्स को हमें ध्यान देना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शनल गोल सेंटर्ड हो, यानी हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वो उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो बने, ठीक है। कुछ पॉइंट्स भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। द लिस्ट ऑफ गोल्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर सेलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग वर्क सैंपल, ठीक है। अगर हमें पहले से ही गोल पता है, हमें पहले से लक्ष्य पता है, तो क्या होता है, तो जो हमारा जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उस पोर्टफोलियो की एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है कि हमें इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। कई बार जब आप लेसन प्लान बनाते हो और लेसन प्लान के समय जब आप ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हो या कहीं घूमने जाते हो और घूमने के ऑब्जेक्टिव अगर आपने पूरा फिक्स कर लिया है तो उसी के हिसाब से आपके टूर की फ्रेमवर्क, आपके टूर का फ्रेमवर्क हो जाता है, उसी के हिसाब से आपके लेसन प्लान का फ्रेमवर्क हो जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव क्या करता है? ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क या फ्रेमिंग करने का काम करता है या एक आउटलाइन देने का काम करता है पोर्टफोलियो, ठीक है। सेकंड क्या है? दिस गोल स्पेसिफाइज
what the student is striving to achieve and indicates which skill to be documented. लक्ष्य क्या बताते हैं? लक्ष्य बताता है कि छात्र क्या हासिल करने का प्रयास कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से कौशलों का विकास हो सकता है और इसके साक्ष्य क्या हो सकते हैं। इन सारी बातों पे फोकस करने का काम करता है। अगर लक्ष्य केंद्रित अगर पोर्टफोलियो होगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रॉपर हमें आउटलाइन मिल जाएगी। हमें ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों का ये जो दस्तावेज बन रहा है, ये जो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस रिकॉर्ड में कौन कौन से कौशल होंगे और विद्यार्थी किन किन कौशलों या किन किन एबिलिटीज को अचीव करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट पर ध्यान दें, पोर्टफोलियो जब भी बनाए हम उसको सेंटर्ड क्या करें, उसको हम गोल सेंटर्ड कर दें। अगर इंस्ट्रक्शनल गोल सेंटर्ड कर दिया, अगर हमने उसको ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड कर दिया, तो निश्चित रूप से पोर्टफोलियो में अपने आप क्वालिटी आ जाएगी। पोर्टफोलियो की पूरी दिशा और दशा निश्चित हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ बेटा, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल गोल का एक डिफरेंस भी दिया हुआ है। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का मतलब, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक्चुअल क्या वर्क होने वाला है, यानी जो चीजें सिखाई जाने वाली या जो चीजें हम नोट करने वाले हैं वो एक्चुअल क्या है। और इंस्ट्रक्शनल गोल का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य उसका, और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उसके विशिष्ट उद्देश्यों की हम बात वहां पे करते हैं। देखो एग्जांपल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखो एक प्रेशर को देखे एग्जांपल यहाँ बना हुआ है। अगर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को हम पढ़े तो क्या लिखा है इसमें, गिव द रिलेटिव लोकेशन एंड एडजेसेंट सेंटर ऑफ लो एंड हाई pressure in earth atmosphere, indicate the direction of the wind between two centers. अगर इसी का अगर हमें इंस्ट्रक्शनल गोल बनाना है तो कैसे बनाते हैं, exhibit and understanding on the relation between atmospheric pressure and air flow. तो आपने देखा इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाना पहले से जानते हैं, इसका बहुत कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम गोल सेंटर्ड पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे एक एग्जांपल आपके सामने ये आ गया। अब जो तीसरा पार्ट है बेटा, इसमें जो तीसरी चीजें वो फोकस करते हैं, वो हम फोकस करते हैं डिटरमिन द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो टू बी यूज्ड। हम तीसरा जो पॉइंट फोकस करने का या ध्यान देने का, वो ये ध्यान देने का बात है कि हम जिस पोर्टफोलियो को बना रहे हैं उसका टाइप क्या होगा, यानी किन टाइप्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। हमें टाइप भी डिसाइड पहले से ही करना पड़ता है कि हम किस टाइप का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो यहाँ बात आती है बेटा कि पोर्टफोलियो कितने टाइप का हो सकता है, और हमें उन्हीं पोर्टफोलियो में से किसी एक टाइप के पोर्टफोलियो को हमको बनाने के लिए हमें अपने को सेंट्रलाइज करना पड़ता है। अब देखो, तो पहला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है बेटा, जिसका नाम है शो केस पोर्टफोलियो। शो केस का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी किसी दुकानों में जाएं तो शो केस लगी होती है ना, तो शो केस का मतलब क्या होता है, शो केस का मतलब होता है चीजों को प्रदर्शन करना। यानी अपने आपकी शॉप में जो चीजें हैं, तो उन चीजों को जब हम शोकेस में लगा देते हैं तो शोकेस क्या करता है, वो शोकेस प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे दुकान में या हमारे शॉप में इस तरह की चीजें बिकती हैं, मिलती हैं, ऐसी चीजें अंदर और रखी हुई हैं। ये बात बताने का काम करता है शोकेस किसी भी शॉप का। तो ठीक वैसे ही जब शोकेस पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो शोकेस पोर्टफोलियो भी क्या करता है, स्टूडेंट्स के अच्छे कामों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। और इससे क्या होता है, जब पोर्टफोलियो बच्चों की क्वालिटीज को जब वो शो करना शुरू कर देता है तो क्या होता है, उसका उनको फायदा मिलता है। जैसे स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है या उन्हें किसी जॉब में उनको जाना है तो वहाँ की अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें पोर्टफोलियो से मिल जाती है। यानी पोर्टफोलियो अगर शोकेस पोर्टफोलियो है तो वो क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट करेगा। क्या प्रोजेक्ट करेगा, किसी बच्चे के अच्छे कामों को या उसकी क्वालिटी को प्रोजेक्ट करने का काम करता है। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा कि विद्यालय में होने वाली दूसरी एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल जाएगा।
क्योंकि टीचर जान जाएगा कि ये पर्टिकुलर ये बच्चा इस काम में अच्छा है, तो टीचर उसको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेगा। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो, जो शोकेस पोर्टफोलियो का जो सबसे मेजर इसका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है कि ये अगर आपको कहीं पे जॉब ओरिएंटेड हो जाता है, अगर आपको कहीं जॉब प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी ये सपोर्ट करता है ना। आपके स्क्रीन पे देखो शोकेस पोर्टफोलियो की डिटेल दिख भी रही है, लिखा है शोकेस पोर्टफोलियो represents a collection of students based work and may be employed to help student gain admission to a specialized program or school or to obtain employment। ठीक है, तो शोकेस पोर्टफोलियो क्या करता है? शोकेस पोर्टफोलियो बच्चों के या विद्यार्थियों के अच्छे कामों का संग्रह का प्रदर्शन है, जो विद्यार्थियों के किसी विशेष प्रोग्राम स्कूलों में एडमिशन लेने में मदद करता है और उनके रोजगार में भी उनकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो शोकेस पोर्टफोलियो में देखो, यहाँ सब में देखो टिक लगा हुआ है कि एक आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा होगा और हर पिक्चर में टिक लगा हुआ है कि ये इस काम में अच्छा है, इस काम में अच्छा है या इस काम में बुरा है। तो ये क्या करता है, जो ये राइट का मार्क है, ये शो करने की कोशिश करता है कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट में ये खूबी है। तो हम बात करेंगे बेटा दूसरे पार्ट के, यहाँ पे दूसरा है रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो। रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो का मतलब, रिफ्लेक्ट का मतलब, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन, या रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अंदर की चीजों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो क्या करता है? आप कह सकते हो रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो इज अ व्हीकल फॉर हेल्पिंग टीचर, स्टूडेंट एंड फैमिली मेंबर think about various dimensions of student learning such as effort, attitudes to use of learning strategy and achievement। जो रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो है वो क्या करता है, वो विद्यार्थियों के जो डिफरेंट टाइप के जो उनकी एबिलिटीज हैं, जैसे अगर आप देखो तो आपको 4 ब्लॉक भी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है वर्क, एक पे लिखा है स्किल, एक पे लिखा है लाइफ, एक पे लिखा है स्टडी। यानी ऐसे ही जो बच्चों के का जो मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है, उस टैलेंट को रिफ्लेक्ट करने, उसको बढ़ाने या उसको प्रदर्शित करने का काम अगर हमें करना होता है, हमें रिफ्लेक्टिव पोर्टफोलियो का निर्माण करना पड़ता है, जो बच्चों के विभिन्न आयामों, उनके विभिन्न दृष्टिकोणों, उनके विभिन्न प्रयासों और सीखने की रणनीतियों को प्रदर्शित करता है और फैमिली को, टीचर को और स्टूडेंट्स की हेल्प करता है इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में, इन सारी चीजों को डेवलप करने में, इन सारी चीजों में मास्टरी प्राप्त करने में ये हेल्प करता है। जो थर्ड टाइप है बेटा, वो थर्ड टाइप है कम्युलेटिव पोर्टफोलियो। कम्युलेटिव पोर्टफोलियो का मतलब संचयी पोर्टफोलियो। संचयी का मतलब क्या होता है? संचयी का मतलब होता है A to Z रिकॉर्ड को मेंटेन करना। बच्चों के ने जो क्रमबद्ध तरीके से उसने जो कुछ भी अचीव किया है, अगर हम उसको एक साथ, कम्युलेटिव मतलब संचय करते जाए, संचयी यानी उसको जोड़ते चले जाएं और जोड़ने के बाद उस रिकॉर्ड को हम मेंटेन करें, उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव पोर्टफोलियो। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ग्राफ पे भी दिख रहा होगा कि उसने बिगिनिंग से स्टार्ट किया और जैसे कैसे कैसे उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसका एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है ना। तो कम्युलेटिव पोर्टफोलियो contains items collected for an extended period of time and is analyzed to verify change in the products and process associated with students learning। ठीक है, तो कम्युलेटिव पोर्टफोलियो क्या करता है? कम्युलेटिव पोर्टफोलियो शुरू से लेके आज तक में बच्चों में जो भी डेवलपमेंट हुआ, बच्चे ने जिन जिन चीजों में, जिन जिन एरिया में नॉलेज गेन किया, जिस जिस चीजों की उसने मास्टरी प्राप्त की, उन सब का क्रमिक एक डेटा उपस्थित करता है, उनकी व्याख्या करता है। उससे प्रॉफिट क्या होता है? उससे प्रॉफिट होता है कि अगर हमें इनपुट और प्रोडक्ट
है ना। बच्चों ने क्या सीखा, उसका आउटपुट क्या है, इनपुट क्या था और उसका प्रोसेस क्या था। अगर हमें इसे प्रूव करना हो, अगर हमें एनालाइज करना हो, तो ऐसे कंडीशन में जो कम्युलेटिव पोर्टफोलियो है वो मददगार साबित होता है, क्योंकि कम्युलेटिव पोर्टफोलियो में इनपुट टू आउटपुट सारी इंफॉर्मेशन कम्युलेटिव पोर्टफोलियो से हमें मिल जाती है। ठीक है, यानी जो है एक तरह से कह सकते हो इंटरिंग बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर, यानी विद्यार्थियों के प्रारंभिक व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसका लेखा जोखा हमें कम्युलेटिव पोर्टफोलियो से मिल जाता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं, हम उत्पाद का विश्लेषण कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आ रहा है, क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, और इस सारी चीजों को सिखाने का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ जा रहा है, वो कितना इफेक्टिव हुआ है, इन सारी चीजों को हम कम्युलेटिव पोर्टफोलियो के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका जो फोर्थ टाइप है बेटा पोर्टफोलियो का, वो है गोल बेस्ड पोर्टफोलियो, यानी लक्ष्य आधारित पोर्टफोलियो। तो गोल बेस्ड पोर्टफोलियो क्या है, तो गोल बेस्ड पोर्टफोलियो हैज pre-stabilized objective and student and teacher then choose item to match those objective। यानी गोल बेस्ड पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो अगर हमारा लक्ष्य पहले से फिक्स हो गया, निर्धारित हो गया है, तो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, उसका वर्क डिफाइंड हो जाता है, उसका अचीवमेंट डिफाइंड हो जाता है, यानी उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर शिक्षक और विद्यार्थी आइटम का चयन करते हैं। यानी पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें जो जो सूचनाएं इकट्ठा करनी है वो उस लक्ष्य या उस गोल के आधारित ही करके हम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जो दूसरा पोर्टफोलियो है बेटा वो एक और पोर्टफोलियो है। ठीक है, उसका नाम है प्रोसेस पोर्टफोलियो या प्रक्रिया पोर्टफोलियो। तो प्रोसेस पोर्टफोलियो क्या है, तो प्रोसेस पोर्टफोलियो इज अ वे to documenting the steps and process the student has employed to complete a piece of work। यानी जो प्रक्रिया पोर्टफोलियो है उसमें एक छात्र अब के काम करने का जो तरीका है और जो उसका प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको हम संग्रह करने, उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उसे हम प्रोसेस पोर्टफोलियो करते हैं। यानी प्रोसेस पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो वर्क का जो ऑर्डर है, जो प्रोसेस का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम इसमें मेंटेन करते हैं कि पर्टिकुलर बंदे ने ये काम इस तरह से किया और उसका ये प्रोसेस है और ये रिजल्ट है। अगर हमें इस तरह से कोई डेटा बनाना हो, अगर हमें पोर्टफोलियो बनाना हो, कोई हमें दस्तावेज बनाना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम प्रोसेस पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो तीन चीजें हो गई बेटा, ये कि जो तीन क्वालिटी होगी, जिन तीन चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा। अब जिसका चौथा पार्ट है वो है एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पोर्टफोलियो। यानी जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज करने या व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमें उसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो पोर्टफोलियो बनाने की प्रक्रिया है, जो उसके संगठन की प्रक्रिया है, जो उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, हमें इसे भी पहले से ही निश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार को फिर से रिकॉल करा दें अगर आपको, तो आप यहाँ ध्यान से देखो आपकी स्क्रीन पे, जो हमारी गाइडलाइन थी इफेक्टिव डिजाइन की, तो पहला पॉइंट इसका क्या था, एस्टेब्लिश हाउ द पोर्टफोलियो विल बी यूज्ड। यानी हम पोर्टफोलियो को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पहले इस पे फोकस किए। फिर हमने देखा कि इसका निर्देशात्मक लक्ष्य क्या है, हम उस पर केंद्रित करके ही हम पोर्टफोलियो बनाए। तीसरा जो पार्ट इसका आया उसमें हम लोगों ने पोर्टफोलियो के टाइप्स पर ध्यान दिया कि हमें पोर्टफोलियो किस प्रकार का बनाना है, हमें ये भी स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और जो चौथा इसमें पार्ट है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पोर्टफोलियो को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसके बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें वर्ड आ रहा है स्टोर्ड आइटम इन फाइल फोल्डर, अकॉर्डिंग फाइल फोल्डर, 3 रिंग बाइंडर्स, बॉक्स विद डिवाइडर्स आर सेविंग आइटम विद द
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी जो पहला संगठन का तरीका है यही है कि आप इसको कैसे संगठित करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे। आप इसको फाइल फोल्डर में रखेंगे या इसको जो है संग्रहित फाइल फोल्डर में रखेंगे, या इसको हम रिंग वाले बाइंडिंग का जो है हम स्पाइरल बाइंडिंग करा कर रखेंगे, या इसको हम बॉक्स में रखेंगे, या हम इसे किसी कंप्यूटर या किसी टेक्नोलॉजिकल टूल्स की सहायता से हम इसको बनाएंगे। यानी हमारा पोर्टफोलियो किस तरह का होगा, हम फाइल में पोर्टफोलियो के रिकॉर्ड को रखेंगे, यानी फाइलिंग किस तरह से हम करेंगे, इस फाइलिंग पर हमको पहला विचार करना पड़ता है। ठीक है। जो दूसरा इसका जो पार्ट आता है बेटा, वो आता है चूज अ रेंज ऑफ ऑथेंटिक क्लासरूम प्रोडक्ट्स दैट रिलेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी जो कक्षा है, जिस कक्षा के लिए हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उस कक्षा का प्रमाणिक उत्पाद क्या है, हमें उसको चुनना पड़ेगा। कि जो प्रमाणित उत्पाद हम चुन लेंगे तो अपने आप वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे हम प्रमाणित उत्पाद की बात करें, अगर हम बीएड थर्ड ईयर की बात करें, तो बीएड थर्ड ईयर में उत्पाद क्या था, उसमें प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट ये था कि बीएड के बच्चे माइक्रो टीचिंग सीख जाएंगे, सिमुलेशन के थ्रू वो टीचिंग करना सीख जाएंगे, वो प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे तो उनको पढ़ाने का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। जब वो आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम की प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें कंप्यूटर्स या जो टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं, उन मशीन के थ्रू उनको पढ़ाने आ जाएगा। ये सारे सब प्रोडक्ट हुए बेटा। इन सारे प्रोडक्ट को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कक्षा, उस पर्टिकुलर क्लास में कुछ प्रमाणिक उत्पाद होते हैं। हर कक्षा के अपने कुछ गोल होते हैं, जिन गोल को बच्चा पूरे साल पूरा करता है तो उससे हम पोर्टफोलियो की श्रृंखलाओं या उसके चेन को हम आराम से जोड़ सकते हैं। क्योंकि जो जो प्रमाणिक उत्पाद है, हमें उन्हीं का तो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा ना। जो बच्चा अगर प्रोग्रेस करेगा या कुछ सीखेगा तो कहाँ सीखेगा, वो वही सीखेगा जो उसका करिकुलम होगा, वही सीखेगा जो उसके सिलेबस में होगा, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी में हो, चाहे को करिकुलर, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो, वो वही सीखेगा जो उस पर्टिकुलर कक्षा के लिए जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट पहले से डिसाइड है या जो उसका पहले से करिकुलम बना हुआ है। ठीक है। जो इसका थर्ड पॉइंट आता है बेटा, वो आता है टीचर एंड स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली टू चूज ए वेराइटी ऑफ मीनिंगफुल क्लासरूम प्रोडक्ट दैट एड्रेस द गोल ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी जो जो छात्रों के, जो शिक्षक और छात्रों की जो विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं का जो उत्पाद होता है, यानी जिसमें जो सिखाया जाता है, उन सिखाने के आधार पर हम लक्ष्यों को संबोधित कर सकते हैं या लक्ष्यों को बना सकते हैं। बात मैंने भी पहले बताई। तो आप क्या देख रहे हो, जो पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करने की बात है, तो पहला व्यवस्थापन ये है कि इसको हम स्टोर कैसे करें, इसकी फाइलिंग कैसे करें, और दूसरा इसके ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करें। क्योंकि कोई भी पोर्टफोलियो होगा वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही होगा। क्योंकि हम जिस कक्षा में हम जो चीज सिखाते हैं बच्चा वही सीखेगा, बच्चा उसी में खूब कुशल होगा, तो हमें उन सारी बातों को पोर्टफोलियो में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा आइटम्स दैट माइट बी इंक्लूड द पोर्टफोलियो। अगर हमें मान लो कोई पोर्टफोलियो बनाना है तो उस पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीजें होंगी। तो पहला, फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर बच्चा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट की फोटोग्राफ हम लगा सकते हैं। आर्टिस्टिक क्रिएशंस बच्चों का कुछ है, हम उसको कर सकते हैं। उनका कोई वर्क रिपोर्ट है, उन्होंने कोई एक्टिविटी की है, कोई परफॉर्मेंस किया है, उस परफॉर्मेंस का वर्क रिपोर्ट है, हम उसको लगा सकते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसका कुछ सैंपल हम यूज कर सकते हैं, उनका नमूना लगा सकते हैं। हम उनका क्लास में जो टेस्ट ले रहे हैं, हम उन टेस्ट की चीजों को भी पोर्टफोलियो में हम कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों की अगर कोई सेल्फ रिकॉर्डिंग कहीं हुई है तो हम उसको भी लगा सकते हैं। और अगर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, कुछ एनालिटिकल ग्राफ्स उनके बने हुए हैं, तो हम उसको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और साथ में साथ हम क्या लगा सकते हैं, एरर एंड मिसक्यू एनालिसिस हम लगा सकते हैं। यानी अगर हमने कोई उनके त्रुटि और
त्रुटि और हमने विश्लेषण किया है, अगर हमने कुछ एनालाइज किया है, कुछ उनके एरर हमने पाए हैं, हम उसको लगा सकते हैं। हम उनके कामों के सारांश या उसकी समरी भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर जनरेटेड प्रोडक्ट है, मान लो उन्होंने कुछ कंप्यूटर से कुछ बनाया है, कुछ चीजें बनाया है, तो हम उसको लगा सकते हैं। बच्चों को अगर कोई अवार्ड या कोई ऑनर कहीं से मिला है, हम उसको लगा सकते हैं। पर्टिकुलर स्टूडेंट के किसी भी एक्टिविटी की अगर ऑडियो वीडियो क्लिप्स हमारे पास है, तो हम उसको भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। स्टूडेंट, फैमिली और टीचर का, टीचर और स्टूडेंट और फैमिली का कोई अगर इंटरव्यू हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, तो हम उसको भी पोर्टफोलियो में स्थान दे सकते हैं। तो आपने देखा कि जब हम पोर्टफोलियो जब ऑर्गेनाइज करते हैं पोर्टफोलियो को, या जब पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान देना है। उसके बाद पोर्टफोलियो के में कौन कौन से आइटम हम रखते हैं, इसकी भी हमें पहचान करनी पड़ेगी बेटा। ये इसका 5वां काम है, चौथा तो हो गया था ऑर्गेनाइजिंग का, 5वां पार्ट हो गया कि हमें पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो, हम क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। फोटोग्राफ्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशंस, रिपोर्ट्स, वर्क सैंपल, क्लासरूम टेस्ट, सेल्फ रिकॉर्डिंग, ग्राफ्स, errand and analysis, summaries, computer generated products, awards and honors, audio and video recording, student, family and teacher interviews and observation। इन सारी चीजों को हम पोर्टफोलियो के अंदर लिखते हैं। ये सब पोर्टफोलियो के आइटम्स हो गए, ठीक है। अब दूसरा जो 6वां पार्ट है बेटा वो है रिगार्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ आइटम इंक्लूड इन स्टूडेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बेटा सार्थकता, यानी हमने जो पोर्टफोलियो में जो भी चीजें हमने जो भी आइटम हमने कलेक्ट किया है उसकी सार्थकता क्या है, उसका एविडेंस क्या है, उसका कैप्शन हम कैसे नोट करें, यही सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो आप देखो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, they can create a caption statement to identify and note the significance of the piece। यानी हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें एक छोटा सा नोट या छोटा सा कैप्शन या छोटा सा एक स्टेटमेंट बना के रखना पड़ता है। ये जो चीजें हैं उन चीजों में ये चीज इसका सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, यानी जो हमने काम किया है, जो हम रिकॉर्ड में डाल रहे हैं, उन रिकॉर्डों का महत्व क्या है, इसकी एक संक्षिप्त टिप्पणी, एक कैप्शन स्टेटमेंट्स हमें लिखना चाहिए। ठीक है, उससे क्या प्रॉफिट होता है, उससे प्रॉफिट होता है कि जब हम किसी पोर्टफोलियो का जब कैप्शन पढ़ लेंगे, जब उस संक्षिप्त टिप्पणी को हम पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ आइटम्स इंक्लूड इन स्टूडेंट पोर्टफोलियो। यानी स्टूडेंट पोर्टफोलियो में हमें कुछ सिग्निफिकेंस आइटम्स हमें मेंशन करने चाहिए, या कुछ हमें शॉर्ट नोट्स या कुछ कैप्शन नोट्स हमें डालने चाहिए अपने उस काम के लिए जो हमने काम पोर्टफोलियो में हमने दिखा रखा है या नोट कर रखा है। ठीक है, अब इसकी एक डिजाइन भी यहाँ पे दी हुई है, देखो डिजाइन क्या हुआ है, ध्यान से देखो। एक सैंपल है कैप्शन का, एक सैंपल कैप्शन स्टेटमेंट्स कैसे बनता है उसका एक सैंपल भी आपके सामने है। अब क्या देख रहे हो इसमें, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, डेट यानी किस डेट पे ये लिखा गया है, टीचर कमेंट क्या है और स्टूडेंट कमेंट्स क्या है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। यानी जो चीज जो आइटम हम पोर्टफोलियो में रख रहे हैं उस पोर्टफोलियो को किसने बनाया, कब बनाया, और उसके टीचर का कमेंट क्या है और उस स्टूडेंट का कमेंट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम बनाएं तो इसको हम कह सकते हैं ये कैप्शन स्टेटमेंट है। ये क्या करेगा, ये उस वर्क का, जिस वर्क के लिए इसको हम बना रहे हैं उसको एक सिग्निफिकेंस वैल्यू प्रदान करेगा, उसको सिग्निफिकेंट बनाने का ये काम करेगा या उसे सार्थक बनाने का काम करेगा। ठीक है, जो इसका बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रेटजीज इन इवेलुएटिंग एंड राइटिंग कैप्शन स्टेटमेंट्स। इन जो कैप्शन स्टेटमेंट्स है उसको इवेलुएट करने, उसका मूल्यांकन करने या उसको लिखने की स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी जो कैप्शन हम स्टेटमेंट करेंगे उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आप देखो आप स्क्रीन पे शो हो रहा है, आस्क students to write letter to their portfolios
discussing the reasons that a specific item was chosen to be a part of their portfolio. ठीक है, यानी टीचर्स हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में जो चीजें उसने मेंशन करी है उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट वो एक राइट अप तैयार करे, एक स्पेसिफिक राइट अप तैयार करे जो ये बताने का काम करे कि उस पोर्टफोलियो में एक्चुअल है क्या. ठीक है, यूजिंग कैप्शन स्टेटमेंट prompts to involve student in the caption writing process. ठीक है, यानी कैप्शन स्टेटमेंट में छात्रों को शामिल करने के लिए कैप्शन स्टेटमेंट संकेतों का प्रयोग करना चाहिए. यानी जो कैप्शन लिखने की जो डिजाइन का जो सिस्टम है, जो तरीका है, हमें उसी तरीके उसी मेथड से उसको लिखने का काम करना चाहिए. यूजिंग क्वेश्चनिंग टू जो 7 पॉइंट है बेटा, 7वां पॉइंट है बेटा इसका, वो है रिव्यू एंड इवेलुएट पोर्टफोलियो पीरियडिकली. यानी जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उसे निश्चित रूप से समय समय पर उसको हमको रिव्यू करना चाहिए. बच्चों की जो भी अचीवमेंट बढ़ी गई है, जो भी उन्होंने नया सीखा है, हमें उसको उसमें नोट डाउन करते रहना चाहिए. ठीक है, कुछ पॉइंट्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, देखो इसे यहाँ पे क्या दिख रहा है. Teacher and student can also examine portfolio as a whole product considered. ठीक है, the number, diversity, quality and organization of the item selected, the level of student involvement and reflection, the effectiveness of the caption and summary statement, the growth and change डॉक्यूमेंटेड. यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि हमें जब हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं उस पोर्टफोलियो को हमें समय समय पर उसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए, और मॉडिफाई करते समय हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए. हमें पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से जांच करनी चाहिए, जो भी उसमें मॉडिफिकेशन करना है हमें कर लेना चाहिए. हमें कैप्शन लिखते समय या समरी स्टेटमेंट लिखते समय हमें बहुत ही प्रभावपूर्ण या बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को लिखना चाहिए, और जो भी ग्रोथ हो रही है, जो भी चेंजेस हो रही हैं, उसको हमको समय समय पर उसमें हमको लिखते रहना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कैप्शन का एक डिजाइन भी आपके सामने आ रहा है, जैसे सिंपल आप कैप्शन स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट. देखो आप देखो स्क्रीन पे तो क्या लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट. अब इम्प्रूवमेंट के लिए एक यहाँ पे पूरा मैटर बना हुआ है, दिस आइटम रिवील्स माई important in dash 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 before I used to dash 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 however now. Pride, special efforts या instructional objectives. ठीक है, तो आप देख रहे हो हर पॉइंट के लिए जो पॉइंट हम पोर्टफोलियो में डालते हैं उन हर पॉइंट के लिए हमने क्या किया, हम इस तरह से कैप्शन स्टेटमेंट हम बना सकते हैं. ठीक है, अब बेटा बात आती है पोर्टफोलियो रूब्रिक्स. पोर्टफोलियो रूब्रिक्स के बारे में बताएं आपको, मैंने रूब्रिक्स आपको बताया हुआ है पहले से. रूब्रिक्स में मैंने आपको बताया हुआ था कि रूब्रिक्स क्या होता है. रूब्रिक्स
किसी सर्टेन क्राइटेरियन के अगेंस्ट अगर हम किसी का मूल्यांकन करें तो उस मूल्यांकन को हम रूब्रिक कहते हैं। पोर्टफोलियो रूब्रिक का मतलब क्या हुआ? पोर्टफोलियो को किसी कसौटी के आधार पर, किसी क्राइटेरियन के आधार पर मूल्यांकित करना, इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो रूब्रिक, इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को, तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक्सेल, और आप क्या देख रहे हो, इस पूरे कैटेगरी में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सीलेंट के लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, गुड के लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और फेयर के लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने जब रूब्रिक्स बताया था तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि 3 कैटेगरी हो गई, एक्सीलेंट, गुड और फेयर। अब एक्सीलेंट के लिए ये एक्सीलेंट कब होगा, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स नीचे दे दिए गए। ऐसे ये गुड कब होगा, उसके लिए पैरामीटर नीचे दे दिए गए। ये फेयर कब होगा, उसके लिए पैरामीटर्स दे दिए गए। तो इसी वे में हम रूब्रिक्स को सॉल्व करने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो में हम कई तरह के रूब्रिक्स यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो ध्यान से, तो जो पहला रूब्रिक्स है, यहाँ पे हम क्राइटेरियन इसका बता रहे हैं कि किन किन क्राइटेरिया का ध्यान देके हमें रूब्रिक्स बनाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है, कंटेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ आइटम, यानी इसमें पर्याप्त संख्या में आइटम को शामिल करना चाहिए। कंटेन्स आइटम दैट रिफ्लेक्ट ऑथेंटिक वर्क, show that creativity of the student and related to the curriculum. Contain items that are diverse and reflect a variety of learning product. या क्या देख रहे हो, इसी तरह से हम पोर्टफोलियो के लिए को हम बना सकते हैं। तो एक्सीलेंट के लिए कुछ पॉइंट दे दिया गया, ऐसे देखो गुड के लिए कुछ पॉइंट दे दिया गया, फेयर के लिए कुछ पॉइंट दे दिया गया। ऐसे ही अगर पोर्टफोलियो रूब्रिक्स ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट, अगर स्टूडेंट डेवलपमेंट को हमें एनालाइज करना है तो एक्सीलेंट के लिए पॉइंट दे दिया, गुड के लिए पॉइंट दे दिया, फेयर के लिए पॉइंट दे दिया। ऐसे अगर हमें मान लो पोर्टफोलियो रूब्रिक ऑन कैप्शन के लिए, हमें कैप्शन स्टेटमेंट के लिए करना है, तो उसके लिए भी हमने एक्सीलेंट के लिए हमें कुछ पॉइंट्स बना दिए, गुड के लिए बना दिए, हमने फेयर के लिए बना दिए। ऐसे ही पोर्टफोलियो रूब्रिक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमने 5 पॉइंट्स बना दिए, एक्सीलेंट के लिए अलग, गुड के लिए अलग और फेयर के लिए अलग। ये सारी क्राइटेरियन हमने बना दिया, तो इसको हम रूब्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है ना। तो बात आती है बेटा चैलेंज और बेनिफिट की, कि किसी पोर्टफोलियो का फायदा और नुकसान क्या है। तो आप देखो, यूजिंग पोर्टफोलियो एज एन इवेल्युएशन टूल कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगर हम पोर्टफोलियो को अगर एक इवेल्युएशन टूल की तरह इस्तेमाल करें, इसमें समय बहुत लगता है, ये इसका चैलेंज हो गया। Collection of work sample, conferencing and evaluating of the student process. Provides flexibility, collaboration and documentation of the student progress. Individualized, emphasize one's best work and focus on product. Student portfolio can be used in formative evaluation. तो ये देखो यहाँ पे यही सारी चीजें नीचे हिंदी में भी लिखी हुई है। मूल्यांकन उपकरण के रूप में पोर्टफोलियो का उपयोग करने में समय लगता है। कार्य के नमूने का संग्रह, कॉन्फ्रेंसिंग और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन ये कर सकता है। छात्रों की प्रगति को लचीलापन बनाने में, सहयोग और प्रलेखन में जो हेल्प करता है। व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छे काम पर जोर देने और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। छात्रों के पोर्टफोलियो का इस्तेमाल हम उनके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कर सकते हैं। ये सारी चीजें पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपके सामने हमने अभी डिस्कस करी। तो आपने क्या देखा, पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक तरह से इसको हम बच्चों के या स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम उनका जो भी ओवरऑल प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस को हम लिखने का काम करते हैं, और फिर हम रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग उसको हम एक्सीलेंट, गुड, फेयर, सैटिस्फैक्टरी, अनसैटिस्फैक्टरी आदि भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 2 चीजें बताने का प्रयास किया, तो पोर्टफोलियो क्या है और उसका रूब्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की